1970 और 35 के बाद मोदी सरकार कश्मीर पर एक नया धमाका करने जा रही है। यह ऐसा धमाका है जिससे पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो जाएगा। मोदी सरकार ने इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसके सफल होने के बाद पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर अकेला पड़ जाएगा। पाकिस्तान यूएन से लेकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा पाएगा और कश्मीर का मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए भारत का आंतरिक मामला मान लिया जाएगा। दरअसल भारत ने सुरक्षा परिषद के एजेंडे से कश्मीर को हटाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में एक मुहिम शुरू कर दी है। भारत ने कश्मीर के मुद्दे को आउटडेटेड यानी पुराना पड़ चुके विषय के तहत सुरक्षा परिषद के एजेंडे से हटाने की मांग की है। भारत ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि कश्मीर के तर्कहीन पड़ चुके मुद्दे पर अब दुनिया की कोई रुचि नहीं है, इसलिए इसे हमेशा के लिए सुरक्षा परिषद के एजेंडे से हटा देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार का यह स्टैंड इसलिए अहम है क्योंकि आज़ादी के बाद कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले के बाद प्रधानमंत्री नेहरू 1948 में इस मसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब तक इस मामले के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश करता रहता है। लेकिन अब भारत ने इस मामले में पाकिस्तान के अवैध दावों को जड़ से खत्म करने का फैसला कर लिया है। खास बात है कि सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर हुई बैठक के दौरान यूएन में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था और कहा था कि सुरक्षा परिषद जम्मू कश्मीर की स्थिति पर अपने ही प्रस्तावों और निर्णयों को लागू करवाने में नाकाम रहा है। आइए अब समझते हैं कि सुरक्षा परिषद के एजेंडे में कश्मीर कैसे आया था और इस पर यूएन का रुख क्या था। दरअसल 1948 में जब नेहरू कश्मीर के मुद्दे को लेकर सुरक्षा परिषद में गए थे तो इसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के भेष में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए और तब भारतीय फौज श्रीनगर पहुंची और उसने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच नेहरू ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लेकर जाने का फैसला किया, जिस पर कुल 4 प्रस्ताव आए, जो थे प्रस्ताव नंबर 38, 39, 47 और 51। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था प्रस्ताव नंबर 47, जो 21 अप्रैल 1948 को लाया गया था। इस प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर पर नियंत्रण का मुद्दा जनमत संग्रह के स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक तरीके से तय होना चाहिए, लेकिन इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान को कश्मीर से अपनी सेना और कबायली हमलावरों को हटाना होगा। इसके बाद भारत भी अपने सैनिकों की संख्या को कम करेगा। इस प्रक्रिया के बाद संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह किया जाएगा। दरअसल यही प्रस्ताव नंबर 47 भारत के गले की हड्डी है। पाकिस्तान इसी के आधार पर बार बार यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाता है और अब मोदी सरकार सुरक्षा परिषद के एजेंडे में इस प्रस्ताव को हमेशा हमेशा के लिए हटवाना चाहती है। ऐसे में इस देश के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर कैसे कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा था। दरअसल इसके पीछे अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो है जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने ही सबसे पहले कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की बात कही थी, जबकि सरदार पटेल ने इसका विरोध किया था। यहाँ तक कि सरदार पटेल को धोखे में रखकर नेहरू ने 2 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो से अपने भाषण में जनमत संग्रह करवाने का ऐलान कर दिया था। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि उस दिन क्या हुआ था इसका वर्णन किया है डॉक्टर दिनकर जोशी ने अपनी किताब महामानव सरदार में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। जाने माने लेखक दिनकर जोशी ने जो बताया है वो बेहद चौंकाने वाला है। दिनकर जोशी अपनी इस किताब के पेज नंबर 216 पर जो लिखते हैं वो बहुत काम का है। माउंटबेटन कश्मीर में यूएन की देखरेख में जनमत संग्रह चाहते थे। नेहरू माउंटबेटन से सहमत थे, लेकिन सरदार पटेल इसका सख्त विरोध कर रहे थे। इसी दौरान माउंटबेटन ने नेहरू को रेडियो के माध्यम से कश्मीर की जनता को भरोसा देने के लिए कहा। उस समय सूचना प्रसारण मंत्रालय सरदार पटेल के पास था और नियम अनुसार जो भी महत्वपूर्ण भाषण प्रसारित होता था उसकी कॉपी पहले से पटेल के पास होनी चाहिए थी। नेहरू का भाषण रात में 8:15 पर प्रसारित होना था। जब सरदार पटेल के पास नेहरू के भाषण की कॉपी पहुंची तब तक शाम के 7:30 बज चुके थे। जब सरदार पटेल ने भाषण की कॉपी पढ़ी तो वो चौंक उठे। नेहरू अपने घर से निकल चुके थे, इसलिए पटेल ने अपने सचिव शंकर को ऑल इंडिया रेडियो के लिए रवाना किया और कहा कि वो नेहरू को भाषण देने से रोके। लेकिन जब तक शंकर ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर पहुंचे तब तक नेहरू स्टूडियो में माइक के पास बैठकर भाषण पढ़ रहे थे। शंकर ने ध्यान से सुना। जनमत घोषणा की बात रेडियो से प्रसारित होकर संसार भर में फैल गई थी। दरअसल कश्मीर के मसले पर नेहरू माउंटबेटन के अलावा
किसी की नहीं सुनते थे, जबकि कश्मीर एक रियासत थी और रियासती मंत्रालय सरदार पटेल के पास था। कश्मीर को लेकर नेहरू और पटेल में इस कदर विवाद हुआ था कि नेहरू ने बिना बताए कश्मीर मामले को रियासती मंत्रालय से हटाकर अपने विदेश मंत्रालय के अधीन कर लिया था। सरदार पटेल इस बात से इतना नाराज हुए कि उन्होंने तब इस्तीफा देने का मन बना लिया था। लेकिन कश्मीर पर नेहरू की गलतियां यहीं खत्म नहीं होती। नेहरू की ऐतिहासिक भूल की वजह से जब कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंच गया, तब भी इसे ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया। जनवरी 1948 में जब संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर बहस शुरू हुई तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल के मुकाबले पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा मजबूत थी। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व खुद वहां के विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान कर रहे थे। जफरुल्लाह खान को विदेश नीति का जबरदस्त अनुभव था। वो आज़ादी से पहले लीग ऑफ नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। जाहिर है यूएन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का मुकाबला करने के लिए भारत को भी अपना विदेश मंत्री भेजना चाहिए था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नेहरू ने अपने जीते जी कभी भी किसी को भारत का विदेश मंत्री नहीं बनने दिया। अपनी मौत तक उन्होंने विदेश मंत्रालय हमेशा अपने पास रखा, क्योंकि उनको लगता था कि विदेश नीति के मामले में उनसे बड़ा जानकार इस देश में कोई नहीं है। जब नेहरू तो यूएन जा नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोपाल स्वामी आयंगर को भेजा। आयंगर के बारे में कहा जाता है कि वो अलग थलग रहने वाले इंसान थे और उनकी आवाज़ बेहद कर्कश थी। वो क्या बोलते हैं लोगों को समझ में नहीं आता था। आयंगर के साथ एक भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, जिसके हर व्यक्ति का चुनाव जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मर्जी से किया था। और इसका सबूत मिलता है इस किताब में, जिसका नाम है सरदार पटेल, कश्मीर एवं हैदराबाद, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब में नेहरू का वो पत्र छपा हुआ है जो उन्होंने 7 जनवरी 1948 को सरदार पटेल को लिखा था। उस समय पटेल पूर्वी भारत के दौरे पर थे, लिहाजा नेहरू इस पत्र में खुद मानते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर उन्हें बिना पटेल की सलाह के कई अहम फैसले लेने पड़े हैं, जिनमें से यूएन में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का चुनाव भी है। नेहरू का यह पत्र 3 पन्नों का है, लिहाजा मैं आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। नेहरू ने इस पत्र में लिखा था, अभी हमें नहीं मालूम है कि सुरक्षा परिषद क्या करेगी और प्रारंभिक सुनवाई कब तक चलेगी। हमारा प्रतिनिधिमंडल धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया है। गोपाल स्वामी अयंगर की इच्छा है कि उनके साथ आईसीएस अधिकारी एम.के. वोलोडी, उनके निजी सचिव और उनकी देखरेख के लिए उनके बेटे पार्थसारथी जाएं। मैं असहमत हूं, लेकिन अयंगर की इच्छा के कारण मैं मना नहीं कर सका, इसलिए हमने वेलोडी और पार्थसारथी को भी जाने की अनुमति दे दी। अटॉर्नी जनरल सीतलवाड़ भी अपने साथ वकील जोशी को ले जाना चाहते हैं। मैंने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार हमारा प्रतिनिधिमंडल बढ़ता चला गया। तो देखा आपने, इतने बड़े मुद्दे के लिए किस तरह से इस देश का डेलीगेशन का चुनाव हो रहा था। मंत्री जी के साथ उनके बेटे भी यूएन में जा रहे थे, जैसे कोई पिकनिक मनाई जा रही हो। खैर, जिस तरह के लोग नेहरू ने कश्मीर पर भारत का पक्ष रखने के लिए चुने थे, वैसा ही नतीजा भी आया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान ने जबरदस्त तरीके से सुरक्षा परिषद में 5 घंटे तक अपनी बात रखी। वहीं भारतीय डेलीगेशन अपना उतना असर नहीं छोड़ सका। इसका नतीजा ये हुआ कि जो भारत यूएन में पीड़ित बनकर गया था और इसका यह कहना था कि उस पर हमला हुआ है, वो वहां आरोपी बना दिया गया। लेकिन इतिहास में जो गलती हुई थी, उससे सबक सीखते हुए अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे को जड़ से खत्म करने के लिए कमर कस ली है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।